हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। आज हम 2013 ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको लिखने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि उनके मॉडल आंसर क्या हो सकते हैं। आप इनके सभी के नोट्स बनाते चलिए। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जो भी कमेंट होते हैं आप मुझे ज़रूर बताया करिए। यदि आप किसी भी तरह की सीरीज़ चाहते हैं, हम अभी नेक्स्ट जो सीरीज़ लेके आएंगे वो सब्जेक्ट वाइज नहीं रहेगी, वो बहुत टॉपिक वाइज रहेगी। तो चैनल पर बने रहिए और इसको सब शेयर जरूर करते रहिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम 2013 के ज्योग्राफी क्वेश्चन करेंगे सभी। पहला है, भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया में जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है उनकी विवेचना करनी है। तो हमें देखना है कि तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया में किन किन सामाजिक समस्याएं उत्पन्न, क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। साथ में सिर्फ सामाजिक ही नहीं देखेंगे हम, इसके अलावा भी जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन सभी को देखेंगे। और आपको ये तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया में क्या क्या समस्याएं हैं, सिर्फ सामाजिक ही नहीं और भी इसके अलावा जितनी भी समस्याएं हैं सुरक्षा को लेके, और वहाँ पर जो स्लम एरिया या स्लम जो है और जितनी भी सभी टाइप की जो भी समस्याएं शहरीकरण की लेके होती हैं, मतलब शहर अच्छे हो जाए तो क्या समस्या होती हैं और अच्छे ना रहे तो क्या समस्या होती हैं। स्मार्ट नगर, स्मार्ट शहर जो बनते हैं उनमें क्या समस्याएं होती हैं। स्मार्ट शहर को लेके हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि स्मार्ट शहर में क्या क्या समस्याएं होती हैं और स्मार्ट शहर किसे कहते हैं। स्मार्ट शहर बनाने की जो परियोजनाएं चल रही हैं, को बनाने के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा। अभी हम भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया में जिन सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। योजना पत्रिका के अनुसार, योजना पत्रिका जो दिसंबर 2019 जो पत्रिका आई थी उससे लिया गया ये लेख है। उसके अनुसार देखते हैं कि वर्ष 1951 में नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 17% थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर कितनी हुई, 32% हो गई। एक अनुमान के अनुसार यह वर्ष 2030 तक कितनी पहुंच जाएगी, कुल आबादी में नगरीय संख्या का इतना ज़्यादा इजाफा हो जाने की संभावना है। लेकिन भारत में शहरीकरण की तेज प्रक्रियाओं ने कई सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। अब कौन कौन सी समस्याएं हैं और ये समस्याएं क्यों हो रही हैं, इसके लिए भी हम आगे अभी क्वेश्चन देखेंगे। और स्मार्ट नगर को लेके हम प्रीवियस वीडियो में आपको, दो प्रीवियस वीडियो हैं उसमें स्मार्ट नगर से लेके तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये आंसर पसंद आता है तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करें। आगे देखते हैं। शहरों की बढ़ते तीव्र आबादी की वजह से, शहरों की बढ़ते तीव्र आबादी, शहरीकरण में क्या, शहरों में क्या हो, तीव्र आबादी से बढ़ रही है की वजह से सार्वजनिक सेवाओं जैसे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये क्या है, जरूरत की मूलभूत मानवीय सुविधाएं कहना चाहिए। अगर आप ये सब ना लिखें, यहाँ पे लिख दें सार्वजनिक सेवाएं जैसे, इनको लिख के इत्यादि पर अत्यधिक दबाव पड़ा है और साथ ही कानून व व्यवस्था पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। नेक्स्ट है, अधिकांश शहरों में बड़ी मात्रा में झुग्गियां बनी हुई हैं जिससे वहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये क्या है, बुनियादी सुविधाएं, जो हमने ऊपर लिखा है परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी इत्यादि, वो क्या है, बुनियादी मानवीय सुविधाएं हैं और वहाँ का जीवन स्तर भी खराब हो गया। शहरों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण हत्या, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक समस्याएं संगठित गिरोह के द्वारा शहरों में फैली होती हैं।
शहरी क्षेत्रों की खराब स्थिति के कारण वहाँ पर कई सारी बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, अभी रिसेंट में कोविड-19 महामारी फैली, जैसी बीमारियाँ तेजी से पनपती हैं। साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं एवं पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अभी आंध्र प्रदेश में जो बाढ़ की समस्या हो रही है, आंध्र प्रदेश की बाढ़ व दिल्ली का प्रदूषण, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल करके लिख दिया है, दो उदाहरण। शहरीकरण में वृद्धि के साथ ही समाज में लोगों के मध्य सामाजिक अंतःक्रिया में कमी होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप लोगों के मध्य सामाजिक संबंधों में गिरावट आई है। शहरों में लोग सहयोग के प्राचीन आदर्श को भूलकर आत्म केंद्रित हो जाते हैं। इसका सामाजिक संपर्क कम हो जाता है और ये होने से क्या समस्या हो जाती है कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, आस पड़ोस में कोई संबंध नहीं रखते हैं, किसी भी तरह का सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती है। तो इसका क्या होता है कि होता ये है कि शहरों में व्यस्त दिनचर्या के कारण लोगों में कुंठा, निराशा निरंतर बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप ज्यादातर लोग अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। इस तरह के लोग मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। यही कारण है कि वो एक दूसरे से संपर्क नहीं रखते हैं, एक दूसरे से बोलते नहीं है, एक दूसरे से किसी भी तरह की सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करते। इस वजह से वहाँ पर अवसाद और मानसिक बीमारियों का सबसे ज्यादा मरीज देखे गए हैं। शहरीकरण के कारण ग्रामीण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी लुप्त होती जा रही है। भाषाएं अपना अस्तित्व खो रही हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया सामाजिक समस्याओं के साथ अन्य विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया है। आई होप आपको ये शहरीकरण की प्रक्रिया में जिन जिन सामाजिक समस्याओं के ऊपर हमने विवेचना की आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मैं हो सकेगा तो इसका जो योजना पत्रिका का PDF है आपको इसी में या फिर एक लिंक शेयर कर दूंगा साथ में, तो आप इसको वो हो सकता है कि हिंदी में अवेलेबल करने की मैं कोशिश करूंगा, मिलता है कि नहीं। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको योजना पत्रिका की डायरेक्ट लिंक मिल जाए। तो देखते हैं अभी 2013 में और कौन से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार के शहरी निवास स्थानों में ताप दीपों के बनने के कारण बताइए। अभी हमने क्या देखा कि शहरीकरण से सामाजिक समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं कि शहरी निवास स्थानों में ताप दीपों के बनने के कारण बताना है। क्यों, वहां पर गर्मी क्यों बढ़ रही है। तो शुरू करते हैं लिखना। महानगरों में सीमित भूमि है और ज्यादा आवासों की मांग है। क्या है, सीमित भूमि है और ज्यादा आवासों की मांग है। की वजह से क्या होती है, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। आसमान छूती ये इमारतें ही अब क्या बन गई है, तापदीप बन गई है। तापदीप क्या होता है, इन स्थानों का तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक मापा गया है। ये जो और ये कैसे क्यों बढ़ रहा है, ये तापमान सामान्य से इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, वो देखते हैं कि शहरी निवास स्थानों में ताप दीपों का अर्थ है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों का तापमान अधिक हो जाना। शहरों का तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाना। ताप दीपों के बनने के कारण है, देखना है कि क्या क्या कारण है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, शहर क्या होते हैं, कंक्रीट के बनाए जाते हैं। जो भी घर मटेरियल लगता है, जो भी सड़क बन रही है, जो घर बन रहा है, वो सब क्या है, कंक्रीट से बन रहा है, सीमेंट से बन रहा है। शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते हैं और ये कंक्रीट लघु तरंग विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, शहरों में रातें गर्म होती हैं। शहरों में कम एल्बिडो होता है। ये एल्बिडो क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एल्बिडो क्या होता है। इमारतें सौर विकिरण का परावर्तन की तुलना में अवशोषण अधिक करती हैं। इसके अलावा मानव जनित स्रोतों से भी अतिरिक्त ऊष्मा मिलती है, जैसे
घरों एवं कार्यालयों से उत्सर्जित ऊष्मा, कारखानों में उत्सर्जित ऊष्मा, वाहनों से उत्सर्जित ऊष्मा, इनसे भी क्या होती है, वहाँ की तापमान में 5 से 6 डिग्री ज़्यादा होता है। आगे लिखते हैं कि शहरों में जनसंख्या घनत्व की अधिकता भी ताप द्वीपों के निर्माण में सहायक है। जनसंख्या घनत्व की अधिकता के कारण वातावरण में विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। क्या होता है? वातावरण में विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, जिस कारण से ताप द्वीपों का निर्माण होता है। लास्ट लिखते हैं, शहरी इलाकों में निर्मित गगनचुंबी इमारतें वायु की गतियों को धीमा कर देती हैं। वायु गतिकी के नियमों के अनुसार इस कारण से भी तापमान में वृद्धि हो जाती है। आई होप आपको ये शहरीकरण से लेके जो भी सामाजिक और ये तापदीप क्यों बन रहे हैं, आपको ये दोनों क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इनकी नोट्स आप प्रॉपर इसी तरह से बनाते रहिए ताकि आपके पास एक मॉडल आंसर रहे। जब भी आपको मेंस में लिखने का मौका मिले तब आपके पास आप सिर्फ इसमें 2 से 4 लाइन ऐड करके आप अपने आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और साथ ही आप जो रिसेंट जो करंट न्यूज़ है उनको इसमें छोटे छोटे नोट्स बना के आप इनमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाए, इससे भी अच्छा हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है जो भी इसमें नए पॉइंट आप चाहें तो ऐड करना, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम देखते हैं कि 2013 के ज्योग्राफी में और कौन सा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। तो आपको बता दें कि महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने कई सारे सिद्धांत जो उनका सिद्धांत ये महाद्वीपीय विस्थापन, इसके पक्ष में कई सारे तर्क दिए थे। उन्होंने बताया था कि जो ब्राज़ील के पूर्वी तट पर पाई जाने चट्टानें हैं और अफ्रीका के जो किनारे हैं, मतलब जिस कॉन्टिनेंट के किनारे हैं, पश्चिमी तट कहना चाहिए उसको, में पाई जाने वाली चट्टानों की आयु समान है। दोनों के भूगर्भिक समानता भी पाई जाती हैं। और उन्होंने बताया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर मौजूद चट्टानों में पाई जाने वाली जीवाश्म और वनस्पति, उन्होंने 2-3 तरह के तर्क दिए जिससे ये साबित होता है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन है वो कब कब हुआ और कहाँ कहाँ से ये टूट के बने हैं। हम देखते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर ने क्या सिद्धांत दिया और इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि जर्मन भूवैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह है कि सभी महाद्वीप एक समय एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। क्या थे? सभी भूखंड एक ही थे। कालांतर में पृथ्वी की आंतरिक अथवा बाह्य शक्तियों के कारण, आंतरिक शक्तियाँ क्या हैं और बाह्य शक्तियाँ क्या हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि आंतरिक शक्तियाँ डैश फिर क्या है, बाह्य शक्तियाँ डैश क्या है, के कारण ये स्थल खंड अपनी मूल स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा ये अपने एक भूखंड से टूटकर कई भूखंड बने और मूल स्थान को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। आज ये सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग हैं। क्या है? सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग हैं। और इस महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। पहला है कि अटलांटिक महासागर के पूर्वी व पश्चिमी तटों में एक रूपता पाई जाती है। क्या है? पूर्वी और पश्चिमी तटों में एक रूपता पाई जाती है। दोनों तटों को संयुक्त किया जा सकता है। कौन से? अटलांटिक महासागर के। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। ये जो चेन सॉ का जो सिद्धांत है
ये पजल, ये कहना चाहिए पजल है। अगर आप इसको इकट्ठा कर दें सभी कंट्रीज को, जैसे इसमें लिखा है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग को और यूरोप के पश्चिमी तट को मिलाया जा सकता है, मतलब एक पजल के जैसा है। तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अब क्या है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिम तट से मिलाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि ब्राजील के पूर्वी तट पर क्या है, ब्राजील के पूर्वी तट पर पाई जाने वाली चट्टानें तथा अफ्रीका की पश्चिमी भाग पर पाई जाने वाली चट्टानों की आयु समान है तथा दोनों में भूगर्भिक समानता भी पाई जाती है। नेक्स्ट हमने लिखा है अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर मौजूद चट्टानों में पाई जाने वाली जीवाश्म तथा वनस्पति अवशेषों में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण का प्रभाव समस्त महाद्वीपों में पाया जाता है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसपे आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। आप इसी तरह से इसके नोट्स बना लीजिए और आप इसमें कुछ भी ऐड करना चाहें एक्स्ट्रा, आपको एनसीईआरटी की बुक में इजीली अवेलेबल रहेगा ये टर्म, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत क्या है, किसने दिया और इसके पक्ष में क्या क्या साक्ष्य बताए गए, उन सबको मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। आपको पसंद आया हो तो इस लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी मैं डेली ऐसे आंसर राइटिंग और ऐसे आंसर मॉडल आंसर लेके आता हूँ तो आपको पास जब भी ये अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और आप भी इसी तरह से नोट्स बना के रखें ताकि जब भी आपको मेंस देने का मौका मिले तो आपके पास एक मॉडल आंसर रहेगा। और इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह का मान लो फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको टैकल करने में, लिखने में आसानी रहेगी। तो 2013 में और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी में वो क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या है। मौसम विभाग में तापमान व्युत्क्रम की घटना से आप क्या समझते हैं? इस स्थान के मौसम तथा निवासियों को यह कैसे प्रभावित करता है? हमें बताना तापमान व्युत्क्रम। तापमान व्युत्क्रम बताने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सामान्य ह्रास दर क्या होती है और उसी का उल्टा होता है तापमान व्युत्क्रम। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं क्या, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहाँ होता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत, या ऐसे लिख सकते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में वायु जैसे जैसे 10 से 15 किलोमीटर तक ऊपर उठती है वैसे वैसे इसका ताप क्रमशः क्या होता है, कम हो जाता है। जब तापमान कम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 किलोमीटर या 1000 मीटर ऊपर जाने पर कितना तापमान कम हो जाता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से यह कम हो जाता है, जिसे क्या करते हैं, इसे ताप की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। इसके विपरीत कभी कभी क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ जाता है। यह तापमान भी बढ़ता जाता है जिसे क्या करते हैं, किसे क्या कहते हैं, तापमान व्युत्क्रम कहा जाता है। इस प्रकार की घटना कहाँ होती है? पहाड़ी घाटियों में ज्यादा देखी जाती है। इस घटना में गर्म हवा ऊपर तथा ठंडी हवा नीचे होती है। क्या है? गर्म हवा ऊपर होती है, ठंडी हवा नीचे होती है और इस कारण क्या होता है, कोहरा बन जाता है। प्रदूषण के कारण कोहरा शहरी धूल कोहरे में बदल जाता है। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है। परिवहन के दौरान दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है। तापीय प्रतिलोपन के कारण क्या है, तापीय प्रतिलोपन के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है और वर्षा की संभावना भी कम हो जाती है। कृषि कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये हमने उसके क्या बता दिए, ये किस तरह से मौसम और निवासियों पर क्या क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं हमने वो बता दिए। आई होप आपको ये तापमान व्युत्क्रम का आंसर पसंद आया होगा। आप इसका ऐसे ही नोट्स बना के रखिए। साथ ही अभी हम देखेंगे कि 2013 में और
कौन सा क्वेश्चन आया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुभूमि 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ही या उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप के पश्चिम की ओर स्थित है, क्यों? क्या है? उत्तरी गोलार्ध में मुख्य गर्म मरुभूमि 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और महाद्वीपों के पश्चिम की ओर स्थित है, क्यों? इसका मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, और भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। साथ में आपको बताएंगे कि सिर्फ 2 से 30 डिग्री तक ही क्यों सीमित है ये। तो इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। मरुभूमि ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ क्या होता है, जलपात, वर्षा तथा क्या बोलते हैं, जलपात को क्या बोलते हैं, वर्षा या तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम होता है। इस प्रकार के क्षेत्र रेतीला और जल रहित होते हैं। यहाँ एक ऐसी स्थिति बनती है या ऐसा स्थान होता है जहाँ पानी नहीं के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, वो गर्म और मरुभूमि होती है। अभी क्यों होते हैं, तो हमने कई सारे पॉइंट लिखे हैं, आप अपने एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित मरुभूमि को उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहते हैं। इन रेगिस्तानों का महाद्वीपों के पश्चिम की ओर स्थित होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्षेत्र वह उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस कारण इन क्षेत्रों में चक्रवात का निर्माण नहीं हो पाता और इस कारण क्या होता है, चक्रवाती वर्षा भी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है, यह क्षेत्र व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में आता है, लेकिन जब व्यापारिक पवनें समुद्र में आर्द्रता ग्रहण कर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, कहाँ से, समुद्र से आर्द्रता ग्रहण करते पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। और व्यापारिक पवनें किन्हें कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। महाद्वीपों के पश्चिम क्षेत्र में जब व्यापारिक हवाएं पहुंचती हैं तब वहां अपनी आर्द्रता खो देती हैं। क्या होता है, महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में जब व्यापारिक पवनें पहुंचती हैं तो अपनी क्या होती है, आर्द्रता को खो देती हैं, जिससे वह क्षेत्र सूखा रह जाता है। और हमें क्या बताना है, ये क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में होता है। ऊपर हमने क्या देखा क्वेश्चन में कि 20-30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और महाद्वीपों के पश्चिम की ओर क्या है, गर्म और मरुभूमि है। तो ये यहाँ पे सॉलिड पॉइंट है, क्या है कि व्यापारिक पवनें इस क्षेत्र में आती हैं, लेकिन क्या होता है, उनके पास आर्द्रता रहती है, लेकिन ये चलती कैसी हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। कहाँ से, पश्चिम की ओर। महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में जब व्यापारिक पवनें पहुंचती हैं तो क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचते हैं तब तक ये अपनी आर्द्रता खो देती हैं, और यही वजह है कि वहां पर गर्म और मरुभूमि है। 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर स्थित महासागरों के पूर्वी भाग में ठंडी जलधाराएं बहती हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि उन पर आर्द्रता कम आती है, जो हवा है वहां पर, जिस कारण यहाँ की हवाएं आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाती हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है। क्या है, यदि हवा में आर्द्रता नहीं होगी तो वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, और यही वजह है कि महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि वहां की हवा में नमी ही नहीं है या आर्द्रता ही नहीं है। संवहनीय वर्षा के लिए आर्द्रता युक्त हवाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन महासागरों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं, यहाँ की पवनें आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाती हैं। इन क्षेत्रों में प्रति चक्रवात की स्थितियां मौजूद होने के कारण हवा संपीड़ित और गर्म हो जाती है, जिससे हवा नमी रहित हो जाती है। वृष्टि छाया प्रदेश में होने की वजह से भी वर्षा नहीं हो पाती है, यह क्षेत्र सूखा रह जाता है। और यही क्षेत्र, जब ये सब क्षेत्र, इनकी हवा में आर्द्रता नहीं होती है, इनमें प्रति चक्रवात की स्थिति मौजूद रहती है, और वृष्टि छाया प्रदेशों में होने की वजह से भी यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। ये कई सारे
कारक हैं, जो जिम्मेदार हैं, और महाद्वीपियों के पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल बनाने के लिए ये सब चीज़ें जिम्मेदार हैं। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसका ऐसा ही एक नोट्स मॉडल आंसर आप लिख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्यों? और इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। यही क्वेश्चन एक और ऐसा ही रिपीट हुआ था, जिसमें लिखा था कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा बनाती हैं, साथ ही जबकि हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। कंपैरिजन बताइए। तो ये कंपैरिजन भी आ सकता है, तो अभी हम इसका एक पोर्शन लिख रहे हैं पश्चिमी घाट का। आप हिमालय वाला उसमें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और जब आप नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पश्चिमी घाट में और हिमालय की जो नदियां हैं उनमें इतना अंतर क्यों है। तो देखते हैं हम आगे क्या है, और आप इसको चाहें तो कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि क्या होता है, पश्चिमी घाट से प्रवाहित होने वाली नदियों में अवसाद या गाद बहुत कम है या नहीं के बराबर हो, बहुत कम है या नहीं के बराबर है। साथ ही डेल्टा का निर्माण नदी में मौजूद क्या होता है, जो गाद होती है उसके कारण होता है। नदी के मुहाने पर बनता है एक भूआकृतिक स्थलाकृति बनती है, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। हिमालयन नदियों के विपरीत पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसके क्या क्या कारण है वो हम अभी देखते हैं, लिखते हैं इनको। पश्चिमी घाट की नदियों द्वारा डेल्टा नहीं बनाने के निम्नलिखित कारण है। पहला है, पश्चिमी घाट की नदियां हिमालय की नदियों की तुलना में लंबाई में छोटी हैं। क्या है? लंबाई में छोटी हैं, और ये सागर में कुछ दूर प्रवाहित होने के बाद ही समाप्त हो जाती हैं। लंबाई कम है, कम स्थलीय भाग में प्रवाहित होने के कारण इसमें अवसाद की मात्रा कम होती है। क्या है? कम स्थलीय भाग में प्रवाहित होने के कारण इनमें अवसाद की मात्रा कम है और डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग तीव्र ढाल प्रवणता वाला है और नदियां तेजी से सागर में मिल जाती हैं, जिस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। पश्चिमी घाट की नदियों का जलग्रहण क्षेत्र कम है। पश्चिमी घाट की नदियां कठोर चट्टानी संरचना वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। इन नदियों के साथ कोई अवसाद प्रवाहित नहीं हो पाते हैं। क्या है? कठोर चट्टान है। और अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें हमने लिखा है कि पश्चिमी घाट में भूकंप कम आते हैं और हिमालय क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आता है। इसलिए भी क्योंकि उसमें हमने एक पॉइंट लिखा था कि पश्चिमी घाट जो है अपना परिपक्व अवस्था में है, और जबकि हिमालय क्या है, अभी नवीन बलित पर्वत है। तो नवीन बलित पर्वत होने की वजह से वहाँ पर टूट फूट होती ही रहती है, या वहाँ पर जो भूकंप आते हैं और जो भूस्खलन वगैरह होता है, तो वहाँ पर सिलिट या उसमें जो मौजूद गाद कहना चाहिए, मिट्टी, वो क्या है, वहाँ की नदियों में मिलता रहता है, और धीरे धीरे वह समुद्र में आता है। उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे करके वहाँ पर अवसाद जो है इकट्ठे होते जाते हैं उनके मुहाने पर, इसलिए वहाँ पर डेल्टा बनाती हैं वो नदियाँ हिमालय से निकलने वाली। और हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ क्या हैं, अपनी परिपक्व अवस्था में पहुँच चुकी हैं, और वो चट्टान अब कैसी हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक घटना या मानवीय घटना बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे चट्टानें बनी हुई हैं, कठोर चट्टानें हैं, और यही वजह है कि यहाँ पे अवसाद जो है प्रवाहित नहीं होता है, जिससे डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट लिखा है हमने, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा की जगह क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां अपेक्षाकृत उथली क्षीण घाटी से होकर बहती हैं। आप चाहें तो इसमें एक डायग्राम भी बना सकते हैं।
कि जो पेनिनसुलर एरिया है ये मान लो इंडिया है, ये हमने श्रीलंका बना दिया। जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे आप इसको ऐसे ऐसे बना सकते हैं। ये नदियाँ, निकलने वाली नदियाँ हैं, उनकी दूरी बहुत कम है, जबकि पश्चिमी घाट के जो पूर्व की ओर निकलने वाली नदियाँ हैं, ये कैसी हैं, इनमें डेल्टा बनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इन नदियों की, ये हैं पश्चिमी घाट की नदियाँ। ये है पश्चिमी घाट, और से निकलने वाली नदियाँ क्या हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो हम लोग कारण बता दिए, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये पश्चिमी घाट है और ये नदियाँ हैं जो किस तरफ बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिमी घाट में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, बस और कुछ नहीं करना है आपको इसमें। तो आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी मिलें खोलने की प्रवृत्ति से है कि दक्षिण राज्यों में ही चीनी मिलें क्यों खोली जा रही हैं, वहाँ पर ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, और इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं कि वहाँ पर खोलने से उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जो भी मिलें खुलती हैं वो किस बेस पे खुलती हैं कि वहाँ का भूभाग कैसा है और वहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे चीनी मिलें खोली जा रही हैं। तो इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं कि चीनी गन्ना उत्पादक स्थलों, चीनी क्या है, चीनी मिलें क्या है, गन्ना उत्पादक स्थलों के आसपास ही चीनी गन्ना मिलें स्थापित की जाती हैं, क्योंकि गन्ना में खराब होने की प्रवृत्ति होती है और साथ ही इसमें वजन भी होता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के दक्षिणी राज्यों में चीनी मिलें खोलने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसके निम्न कारण है। तो हम देखते हैं कारण क्या क्या है। पहला है कि दक्षिण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। क्या है, उष्णकटिबंधीय है, तथा गन्ना भी उष्णकटिबंधीय फसल है। आदर्श जलवायु उपस्थिति होने के कारण दक्षिण भारत में उगाया जाने वाला गन्ना अधिक रस वाला और शर्करा की अधिक मात्रा होती है। यहाँ पर लू और ठंड की अनुपस्थिति है और समुद्री प्रवाह के कारण गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श दशाएं बन जाती हैं। नेक्स्ट लिखते हैं कि दक्षिण भारत की अधिकांश गन्ना मिलें सहकारी क्षेत्र में है, जिस कारण इनका संचालन बहुत अच्छी तरह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिणी भारत की गन्ना मिलें नई हैं और इनमें नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस कारण क्या होता है, वहाँ पर पेराई के बाद चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। पेराई क्या है, पेराई मीन्स गन्ने से उसका रस निकालना। गन्ने की पेराई के लिए अधिक समय मिल जाता है। बंदरगाहों के नज़दीक उपस्थित होना भी गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहित करता है तथा प्रसंस्कृत माल की परिवहन लागत कम और निर्यात की सुविधा भी चीनी मिलों को प्रोत्साहित करती है। गन्ने की पेराई, जिस तरह से आपने गन्ने का जूस पिया होगा, जब वो ठेले वाला है गन्ने को जिस तरह से उस मशीन में डालता है फिर उसको घुमाता है तो जिससे जैसे उसका रस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, पेराई करना बोलते हैं। तो गन्ने की पेराई में क्या होता है, वहाँ पे अधिक समय मिल जाता है। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा, तो इसका आप नोट्स बनाइए और इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें अगर ऐड करने का होगा तो मैं उसको एक शॉर्ट वीडियो में बना के आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अति विकेंद्रीकृत सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना में कारकों का विश्लेषण करना है। क्या है? सूती कपड़ा उद्योग के विकेंद्रीकरण के बारे में हमें लिखना है। तो शुरू करते हैं लिखना। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम आधुनिक कारखाना, ये हम थोड़ा सा इसका इतिहास बता रहे हैं कि ये सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना कब हुई, कब से ये इंडिया में फल फूल रहा है। तो हमने क्या बताया कि प्रथम आधुनिक कारखाना कब खोला गया? 1818 में खोला गया। किसने खोला? फोर्ट ग्लास्टर के द्वारा कोलकाता में लगाया गया। भारतीय पूंजी से पहली बार सर्वप्रथम कारखाना कवास जी डावर द्वारा 1854 में मुंबई में लगाया गया। ये प्रीलिम्स का इसमें क्वेश्चन बन सकता है हिस्ट्री से रिगार्डिंग, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है वहाँ पर भी आप इसको जरूर से ध्यान में रखें। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों में हुआ है, और अन्य राज्य इसके अलावा भी हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा पश्चिम बंगाल हुए, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर भी ये सूती वस्त्र उद्योग है। अब इसके कालांतर में इसका विकेंद्रीकरण हुआ है, जिसके निम्न कारण है। पहला है, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास है। कपास क्यों है? और कपास होने से क्या है कि कपास बेहद ही हल्का व गैर विनाशकारी वस्तु है। क्या है? ये हल्का होता है और गैर विनाशकारी वस्तु है। इस कारण इसमें ढुलाई संबंधी खर्च की समस्या नहीं होती है। कपास से धागा बनाने के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार की जलवायु प्रायद्वीपीय भारत में उपस्थित है। सिंचाई की सुविधा होने के कारण कपास का उत्पादन विभिन्न राज्यों में प्रारंभ हुआ, और इसके साथ वहां सूती वस्त्र उद्योग भी स्थापित हुए। साथ ही वहां पर क्या है? काली मिट्टी है। काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। सस्ते श्रम व बिजली की उपलब्धता की कमी की उपलब्धता भी किसी क्षेत्र में सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना के कारक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बाजार की उपलब्धता, रंगाई और विरंजन के लिए पानी की उपलब्धता पर्याप्त होती है। सूती वस्त्र उद्योग के विकेंद्रीकरण में सरकारी नीतियां की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और यही कारण है क्योंकि सूती कपड़ा उद्योग को अपेक्षाकृत कम पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है, और यही वजह है कि इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। आई होप आपको ये मॉडल आंसर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इन सभी वीडियो को, जितने भी मेरे वीडियो हैं, अभी मैं जियोग्राफी सीरीज चला रहा हूँ, तभी सिर्फ 2014 और 2015 ही बचा है, वो हम आगे उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि जैसे मैं वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन्स को लेके एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। 2 पार्ट में बनाया है मैंने उसको। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्मी ईंधन की बढ़ती हुई कमी के कारण भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व अधिक बढ़ता जा रहा है। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की भारत व संसार में उपलब्धता की विवेचना करनी है। हमें बताना है कि जो परमाणु एनर्जी है वो कहाँ कहाँ पर है। ये मतलब एनर्जी बनाने में जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है, और इसका उपयोग हम ऊर्जा उत्पादन में कैसे कर सकते हैं, और अभी हम प्रेजेंट में कितना कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंट में सुना होगा कि कोल क्राइसिस हुआ था। कई जगहों पर जो हमारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है, उनने बताया कि जो ताप विद्युत ग्रह हैं वहाँ उनके पास सिर्फ 4 से 5 दिन तक का ही कोयला का स्टॉक है,
और जिस तरह से ये कोयले की कमी चल रही है, हो सकता है, उन्होंने संभावना व्यक्त की थी दरअसल, कि हो सकता है कि जो बड़े-बड़े शहर हैं वहाँ पर विद्युत आपूर्ति पर्याप्त ना हो पाए और हो सकता है कि लंबे समय तक वहाँ पर ब्लैकआउट जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। तो इन जीवाश्म ईंधन पर जो हमारी जो या कोयले पे जो हमारी निर्भरता है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए हम परमाणु ऊर्जा का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और ये कहाँ-कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लिखना शुरू करते हैं। हमने लिखा है कि कोविड महामारी के बाद से जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी डाउन चली गई थी और सिर्फ भारत की ही नहीं, कई सारी जगह हैं जहाँ पर कई सारी कंट्री हैं, लगभग सभी कंट्री की हालत बहुत ख़राब थी और भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ने भारी मात्रा में क्या किए, कई सारे आर्थिक सहायता पैकेज जारी किए, जो उससे हुआ क्या कि जो उद्योग है उनको फिर से स्टार्ट करना और भारी मात्रा में उससे उत्पादन हो सके, जिससे क्या हो सके कि जो हमारी अर्थव्यवस्था उसको पुनः पटरी पर लाया जा सके। और इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए और इस एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक क्या है, हम भारत जो है जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, जैसे इसमें कोयला भी हुआ और नेचुरल गैस हुई, क्रूड ऑयल हुआ, है ना, और नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल या डीजल कहना चाहिए। इससे क्या है कि इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। साथ ही हम अन्य सोर्स भी हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा है, पवन चक्कियाँ हैं, पवन से भी हम एनर्जी ले रहे हैं, सोलर पैनल से भी हम एनर्जी बना रहे हैं। लेकिन क्या है, इन सब के भी टेक्नोलॉजी कहना चाहिए हमारे पास बहुत कम है। सोलर एनर्जी से हम बहुत कम मात्रा में बिजली का उत्पादन कर पा रहे हैं, लेकिन हम कोयले से ताप विद्युत गृह जो चल रहे हैं उसमें कोयले मात्र से ही तकरीबन पूरे भारत में जो बिजली का उत्पादन होता है वो कितना होता है, करीब 70% के करीब करीब होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कितनी ज़्यादा है। और अभी COP26 में भारत सरकार ने बताया है कि वो कब से 2030 तक कोशिश कर रहे हैं कि जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है वो कम से कम हो, उसकी धीरे धीरे, और उन्होंने बताया कि हम किस तरह से चरणबद्ध तरीके से इसके यूज़ को कम करते जा रहे हैं। तो अगर आपको COP26 में क्या क्या 5 बातें सामने रखी गई हैं COP में, और जो भी अन्य समझौते हुए हैं उस सभी को ध्यान में रखते हुए हमने ये आंसर लिखा हुआ है। तो अब शुरू करते हैं कि कोविड महामारी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए सरकार ने भारी मात्रा में आर्थिक सहायता पैकेज जारी किए ताकि उद्योगों को पुनः दोगुना क्षमता से उत्पादन किया जा सके, जिसके लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक इस पर डिपेंडेंट है, जीवाश्म ईंधन पर डिपेंडेंट है। जीवाश्म ईंधन की बढ़ती हुई कमी के कारण भारत ने ऊर्जा आपूर्ति के लिए दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू किया है। भारत अपनी कुल ऊर्जा उत्पादन का केवल 3% ही क्या कर रहा है, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है। परमाणु ऊर्जा के महत्व को देखते हुए परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक ढंग से उपयोग में लाने हेतु कई सारी नीतियों को बनाना है और 1948 में परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना की है। साथ ही नीतियों को निष्पादन के लिए 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की भारत ने स्थापना की है। अभी यह कच्चे माल के रूप में कहाँ भारत और विश्व में कहाँ पर उपलब्ध है, इसके बारे में चर्चा करते हैं और लिखते हैं। तो परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए हमें कच्चे माल की उपयोगिता होती है और कच्चे माल में क्या है, वो है यूरेनियम। तो हमने दो कॉलम बनाए हैं, जिसमें हमने पहले में लिखा है भारत, दूसरे में लिखा है विश्व। तो भारत में यूरेनियम कहाँ पर मिलता है और विश्व में ये कहाँ पर मिलता है।
तो पहले देखते हैं भारत में कहाँ मिल रहा है। भारत में झारखंड में मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, राजस्थान में, मेघालय, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। झारखंड में कहाँ मिल रहा है? सिंहभूम में मिल रहा है, हजारीबाग में मिल रहा है। बिहार में गया में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कहाँ मिल रहा है? सहारनपुर में मिलता है। राजस्थान में कहाँ मिलता है? उदयपुर, जयपुर में मिलता है। मेघालय में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, आंध्र प्रदेश के तुम्मलपल्ली में मिलता है। विश्व में कहाँ कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कनाडा में मिलता है, रूस में मिलता है, कजाकिस्तान में मिलता है, नमीबिया, नाइजर, उज्बेकिस्तान इत्यादि जगहों पर ये यूरेनियम की उपलब्धता है। लेकिन परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए क्या हम सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट हैं? तो हमने क्या लिखा है आगे कि थोरियम का भी कच्चे माल के रूप में उपयोग करने हेतु अनुसंधान चल रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत इत्यादि में थोरियम का भंडार देखा गया है और पाया गया है। भारत में थोरियम कहाँ कहाँ अवेलेबल है? तो आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल के समुद्र तटीय भागों में थोरियम की अवेलेबिलिटी है। आई होप आपको ये 2013 जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अभी डेली जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें, टाइम पर टाइम मिलते रहें। साथ ही आप इनके ऐसे ही नोट्स बनाते चलें। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी बुक्स वगैरह खरीदनी है तो मैं आपको इसके बाद वीडियो के बाद एक कुछ लिंक शेयर करूँगा, जो डायरेक्ट लिंक है जो अमेज़न की हैं। उसमें एनसीईआरटी है, कई सारी बुक्स हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत आवश्यक मानी जाती हैं, और उनमें डायरेक्ट लिंक है, तो आप उन पर क्लिक करिए और डायरेक्ट आप अपना, अगर आपके पास बुक नहीं है और चाहते हैं, और अगर आप गांव एरिया में या ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप वो बुक्स ईजिली मंगवा सकते हैं। तो अभी तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप इसमें क्या क्या सुधार चाहते हैं और किस तरह से आप इसमें नोट्स बना रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम 2014 का नेक्स्ट वीडियो में जियोग्राफी के ही 2014 के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम जो है टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉपिक वाइज मीन्स जैसे यहाँ पर हमने क्या है, ईंधन, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, मतलब 2013 से 2020 तक के सभी क्वेश्चन को हम करेंगे, चाहे वो जीएस पेपर 1 में हो या जीएस पेपर 2 में हो, 3 में हो, कहीं पर भी हो। जीवाश्म ईंधन अगर जहाँ पर होगा वहाँ उससे रिलेटेड किसी भी पेपर का हो, किसी भी ईयर में आया हो, सारे क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश करेंगे और आपको उसके आंसर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।